वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका है आवर्त गति एवं ध्वनि तरंगे। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इनमें पहला प्रश्न को देखते हैं। आपका कौन सा प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है, प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। उनके बाद आपका सेकंड में आपके हैं, वर्तुल गति दोलनी गति होती है। थर्ड में आपके हैं, प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति होती है। यहाँ पे आपके हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन आपका असत्य है। तो एक वाले आपका प्रत्येक दोलनी गति आपका आवर्त गति होता है, ये आपका सत्य है आपका। सेकंड में आपके हैं, वर्तुल गति दोलनी गति होता है, ये आपका गलत है। और जो आपके थर्ड में आपके हैं, प्रत्येक आवर्त गति होते हैं आपके, वो आपके दोलनी गति होते हैं, ये भी आपके गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया असत्य कौन सा है, तो 2 और 3 आपका असत्य हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। चलिए इनके व्याख्या को समझते हैं अच्छे से। वर्तुल गति, जिनको हम लोग आपका सर्कुलर गति बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, आपका सर्कुलर स्पीड जिसको बोल सकते हैं आप। वर्तुल गति जो होते हैं वो आपका दोलनी गति नहीं होता है, क्योंकि वर्तुल गति जो होते हैं वो आपके उनके कण जो होते हैं वो आपका वृत्तीय पथ पर गति करता है, जबकि जो आपके दोलनी गति होते हैं उनका कण आपका साम्यावस्था के इर्द गिर्द आवर्त गति करता है। दोनों में अंतर को समझिएगा आप जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके वर्तुल गति होते हैं उनमें कण आपका वृत्तीय गति पर गति करता है, जबकि जो आपके दोलनी गति होते हैं उनमें कण आपका साम्यावस्था के इर्द गिर्द आपका आवर्त गति करता है। नेक्स्ट आपका है, वर्तुल गति वो आपका आवर्त गति होती है। प्रत्येक आवर्त पीरियोडिक होते हैं आपके गति, वो आपके दोलनी गति नहीं होती है। जो आपका प्रत्येक आवर्त गति होता है वो आपका क्या होता है, दोलनी गति नहीं होती है, क्योंकि आवर्त गति में पिंड निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। याद रखिएगा, जो आपके आवर्त है, प्रत्येक आवर्त गति वो आपका दोलनी गति नहीं होता, क्योंकि आवर्त गति में पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता रहता है। कथन आपका फर्स्ट था वो आपका सत्य था, क्योंकि प्रत्येक दोलनी गति आपका आवर्त गति होती है। प्रत्येक दोलनी गति जो होता है वो आपका आवर्त गति होता है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, निम्न उदाहरणों में कौन आवर्त गति को निरूपित करता है। एक में आपका है, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना, यह आपका नहीं होगा आपका, यह आवर्त गति को निरूपित नहीं करता है आपका। ये आपके यह सरल रेखीय गति को निरूपित करता है, याद रखिएगा। यह आपका सरल रेखीय गति को निरूपित करता है आपका। तो ये फर्स्ट वाले आपके नहीं होंगे। सेकंड में आपका है, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से विस्थापन कर छोड़ देना, ये आपका निरूपित करता है आवर्त गति को। थर्ड में आपके हैं, अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णीय गति करता कोई हाइड्रोजन अणु, ये भी आपके निरूपित करता है आपका आवर्त गति को। और फोर में आपके हैं, किसी कमान से छोड़ा गया तीर, यह आपका सरल रेखीय गति का आपका है, याद रखिएगा। किसी कमान से छोड़ा गया तीर यह आपका सरल रेखीय गति को निरूपित करता है आपका। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और आपका थर्ड ये निरूपित करता है आपका आवर्त गति को। तो चलिए देखते हैं इनका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो सकता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। 2 और 3 आपका आवर्त गति को निरूपित करता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। इनकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं, समझते हैं
किसी जो है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना आवर्त गति को जो है निरूपित करता है, क्योंकि विस्थापन के पश्चात जो है दंड चुंबक निश्चित पथ पर बार बार जो है अपनी गति को दोहराता रहता है। हाइड्रोजन का अणु जो है वो आपका द्रव्यमान के परितः घूर्णीय गति करता है, जो कि एक आवर्त गति का उदाहरण है, क्योंकि हाइड्रोजन का अणु एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। और जो यहाँ पे आपके एक और जो है आपके 4 में थे आपका, वो आपका जो है सरल रेखीय गति को जो है निरूपित करते हैं। तो ये हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आपके है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके वाष्प इंजन में अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन दोलन गति का एग्जाम्पल है आपका। सेकंड में आपके हैं दीवार घड़ी का लोलक, यह आपका सरल रेखीय गति। थर्ड में आपके हैं किसी संगीत वाद्य के तार कंपन। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही और सुमेलित है? तो पूछा गया कौन सा सुमेलित सही है आपका। तो वाष्प इंजन में जो है अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन दोलन गति का जो है आपका है एग्जाम्पल है आपका, तो ये आपका सही है आपका। सेकंड में आपके हैं दीवार घड़ी का जो है लोलक, ये आपका सरल रेखीय गति का नहीं है आपका, याद रखिएगा। ये जो है आपका दीवार में घड़ी लटका हुआ जो रहता है आपका, उनके लोलक जो होते हैं तो वो जो है आपका दोलनी गति करता है आपका। क्या करता है आपका? ये जो है आपका दोलनी जो है गति करता है आपका। थर्ड में आपके हैं किसी संगीत वाद्य के तार जो होते हैं वो आपके कंपन करते हैं। तो ये वाले भी जो है आपके सही हैं। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। 1 और 3 जो है आपका सही है आपका, और सेकंड वाले जो है आपके गलत थे, जो कि दीवार घड़ी जो होते हैं, दीवार घड़ी का लोलक जो होते हैं वो आपका दोलनी गति करता है आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं। इंजन में पिस्टन के आगे तथा जो है पीछे की ओर गति दोलनी गति का उदाहरण है, क्योंकि पिस्टन साम्य बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। इंजन में जो आपके पिस्टन होते हैं उनके आगे या तथा जो है पीछे की ओर जो है गति, ये दोलनी गति का जो है उदाहरण है, क्योंकि पिस्टन जो है वो आपका साम्य बिंदु के इर्द गिर्द जो है वो आपका गति करता है। नेक्स्ट आपके हैं संगीत वाद्य का तार साम्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करता है आपका। जो संगीत वाद्य का जो है तार वो आपका साम्य अवस्था के जो है इर्द गिर्द गति करता है, अतः उसकी गति जो है वो आपका कंपनी गति होती है। और कथन आपके सेकंड में आपका जो दिया गया था वो आपका सुमेलित नहीं था, क्योंकि दीवार घड़ी जो होता है आपका लोलक, दीवार घड़ी का लोलक जो होते हैं वो आपका दोलनी गति करता है आपका, क्योंकि जो आपकी दीवार घड़ी का लोलक होता है वो आपका दोलनी गति करता है, जिसमें वह साम्य बिंदु के जो है इर्द गिर्द जो है दोलन करता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है आवर्त गति करती वस्तु का आवर्त काल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है। यह आपका जो है सत्य है। आवर्त गति करती वस्तु की आवर्तकाल का जो है व्युत्क्रम होती है। यह भी आपका जो है करेक्ट है यहाँ पे। थर्ड में आपके हैं आवर्त गति करती वस्तु की आवृत्ति को मापने के लिए मात्रक का विशेष नाम हर्ट्ज रेडियो तरंगों के आविष्कारक हेनरिस रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर जो है दिया गया था। तो ये भी आपके जो हैं सही हैं आपके। तो याद रखिएगा जो आवर्त गति है इनका जो है मात्रक क्या है आपका हर्ट्ज है, जो कि आविष्कारक जो आपके थे हेनरिस रुडोल्फ हर्ट्ज, इनके नाम पर जो है दिया गया था। और जो आवर्त गति होते हैं वो आपका आवर्त गति करती वस्तु की जो है आवर्तकाल का जो है व्युत्क्रम होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो आवर्त गति करती वस्तु है उनका आवर्तकाल वह न्यूनतम समय होता है जिसके पश्चात गति की जो है पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे तीनों ही जो है आपके सत्य हैं। चलिए इनका जो है ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही कथन जो है आपका सत्य थे। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं हम लोग। आवर्तकाल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कण द्वारा जो है एक कंपन पूर्ण करने में लगा जो समय होता है वो आपका क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति करता हुआ कण एक सेकंड में जितने कंपन पूरे करता है उन कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। सरल आवर्त गति करता हुआ कण एक सेकंड में जितने कंपन पूरे करता है उन कंपनों की संख्या जो है आपका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है। अर्थात इसलिए जो है आपका आवर्ती जो है वो आपका व्युत्क्रम होता है आपका किनका, आवर्तकाल का। तो इनको आप याद रखिएगा। आवर्ती का जो है मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज या चक्र सेकेंड अथवा प्रति सेकेंड होता है, जो हेनरिस रूडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर जो है दिया गया। याद रखिएगा, आवर्ती का मात्रक क्या है आपका, हर्ट्ज, जो कि आपका हेनरी रूडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर जो है दिया गया था। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपके हैं, निम्न कथनों में से जो है कौन सा आपका कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो ए में आपके हैं, सरल आवर्त गति में कण का त्वरण इसके विस्थापन के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका जो है गलत है। ऑप्शन ए वाले जो है आपके गलत हैं। याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है आपका, अनुक्रमानुपाती होता है आपका। यहाँ पे ए आपके गलत है। बी में आपके सरल आवर्त गति में उत्पन्न बल प्रत्यानयन बल कहलाता है, ये आपके करेक्ट है। सी में आपका है, सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला बल कण के विस्थापन के अनुपाती होता है, ये भी आपका जो है सही है आपका। डी में आपके हैं, एक समतल में बॉल की वृत्तीय गति सरल आवर्त गति है आपका, ये आपका सत्य है। तो केवल आपके जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यह जो है आपका असत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अल्फा बराबर क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, याद रखिएगा। और वाई जो है कण का जो है विस्थापन आपका है, जो आपके वाई दिए गए हैं वो आपका कण का विस्थापन है। और ओमेगा जो है ये आपका कोणीय जो है वेग है आपका। तो अल्फा जो होते हैं वो आपका जो है समानुपाती होता है वाई का। समानुपाती कहें या अनुपाती कहें, दोनों ही एक ही चीज है आपका। तो यहाँ पे जो है अल्फा जो है आपका विस्थापन का जो है समानुपाती होता है आपका। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्फा बराबर जो है ओमेगा स्क्वायर वाई, जहाँ की आपका ओमेगा जो है कोणीय वेग है आपका और वाई जो है यह कण का जो है विस्थापन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपके हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका जो है असत्य है। ए में आपका है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो है स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति में शून्य होती है, यह आपका करेक्ट है। बी में आपका है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में अधिकतम होती है, ये भी आपके जो है सही है आपके। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, आपका जो है गलत है आपका। सरल आवर्त गति करती हुई जो है गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होता है आपका कभी भी। तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है आपका सत्य है। और डी में आपके हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा मध्य स्थिति में अधिकतम होती है, ये भी आपके सत्य हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। आपके कथन जो है आपका सी असत्य था, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि यह चाल के वर्ग के जो है समानुपाती होती है।
सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा कण की मध्य स्थिति में अधिकतम तथा जो है विस्थापन अधिकतम होते हैं, उनकी स्थिति में जो है शून्य होती है, तथा जो है कण की स्थितिज ऊर्जा जो है मध्य स्थिति में शून्य तथा जो है अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा धनात्मक मानी जाती है। जो सरल आवर्त गति होते हैं उनमें जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो होता है आपका और गतिज ऊर्जा उनको जो है धनात्मक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण सरल आवर्त गति से संबंधित है? इनमें से जो है कौन सा उदाहरण जो है आपका सरल आवर्त गति से जो है आपका संबंधित है? एक में आपके हैं कमानी के जो है दोलन, ये आपका सरल आवर्त गति से जो है आपका संबंधित है आपका। सेकंड में आपका है सरल लोलक, ये भी आपके हैं। थर्ड में आपके हैं नदी में डूबती हुई नाव, ये आपका नहीं है। फोर्थ में आपके हैं किसी यू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति, ये भी आपके जो है सरल आवर्त गति के जो है आवर्त से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, 1, 2 और 4। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। कमानी के दोलन सरल लोलक तथा जो है किसी यू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति सरल आवर्त गति के उदाहरण है, क्योंकि इन सभी स्थितियों में जो है वस्तुओं के त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं, सरल लोलक के आवर्तकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है? फर्स्ट में आपके हैं लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ जो है बढ़ता है, यह आपका जो है सत्य है। सेकंड में आपके हैं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, यह आपका गलत है। थर्ड में आपके लोलक के द्रव्यमान आकार व पदार्थ पर निर्भर करता है, ये भी आपके गलत है। फोर्थ में आपके हैं लोलक के आयाम पर निर्भर करता है, ये भी आपके गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा आपका, केवल एक जो है आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते समझते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल जो होते हैं आपका t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जो है जी आपका जो है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर जो आपके एल है वो आपका लोलक की जो है लंबाई है और जो आपके जी हैं ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है आपका। याद रखिएगा एल क्या है आपका लोलक की लंबाई है और जी जो है आपकी स्मॉल जी ये आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण है आपका। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई के जो है समानुपाती होता है, मतलब समानुपाती मतलब हो गया आपका जो आपके लंबाई है एल इनके जो समानुपाती होते हैं। अतः लोलक की अगर लंबाई बढ़ाया जाए तो लोलक आवर्तकाल भी जो है वो भी बढ़ता है। अगर समानुपाती होगा तो अगर लंबाई बढ़ाया जाए लोलक का तो उनका आवर्तकाल भी जो है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट में अगर बात करें यहाँ पे 2 और 3 जो है आपका सत्य था। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। लोलक का जो आवर्तकाल होते हैं वो आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किनका? गुरुत्वीय त्वरण का, तथा यह लोलक के द्रव्यमान आकार आयाम व पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है आपका, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के जो है दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक जो है, ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होगा, बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इनका जो व्याख्या को देखते हैं आपका। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। किसी जो है सरल लोलक या कमानी से लटका हुआ जो पिंड होते हैं, पिंड के दोलन जो होते हैं उनको जो है आपका प्रणोदित दोलन कहते हैं आपका, जब बाह्य कारक जो है दोलन को निरंतर बनाए रखता है। जब किसी निकाय
जैसे आपका जो है सरल लोलक या कमाने से लटका हुआ कोई गुटका। तो याद रखिएगा, जब किसी निकाय को जो है उसकी समयावस्था से विस्थापित कर मुक्त किया जाता है तो वह अपनी जो है स्वाभाविक नेचुरल जो है आवृत्ति से दोलन करने लगता है। निकाय मतलब ये समझिएगा आप यहाँ पे, जो आपके सरल लोलक या कमाने से लटका हुआ जो है कोई गुटका अगर हो, उनको निकाय यहाँ पे बोला गया है। और यह निकाय जो है, जब किसी निकाय को जो है उसकी साम्यावस्था से विस्थापित कर मुक्त किया जाता है तो वह जो है अपनी स्वाभाविक जो है नेचुरल आवृत्ति से जो है दोलन करने लगता है। इस प्रकार के दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। इस प्रकार के जो दोलन होते हैं वो आपका मुक्त दोलन कहलाते हैं। सभी मुक्त दोलन सदैव जो है उपस्थित रहने वाले क्षय बलों के कारण अंततः रुक जाते हैं, तथापि कोई बाह्य कारक इन दोलनों को बनाए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सत्य है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। अनुनाद की स्थिति में वस्तु के दोलनों का आयाम बढ़ जाता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। अनुनाद की स्थिति में जो है वस्तु के दोलनों का आयाम बढ़ जाता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज में होती है तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। याद रखिएगा, अनुनाद किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज में होती है तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं तथा इन दोलनों को अनुनादी दोलन कहते हैं। किसी भी स्वाभाविक दोलायमान निकाय की यांत्रिक ऊर्जा दोलन करते समय घट जाती है, क्योंकि बाह्य बल जैसे कर्षण दोलनों को रोकते हैं तथा जो है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में स्थानांतरित कर देते हैं। किसी भी वास्तविक दोलायमान निकाय की यांत्रिक ऊर्जा दोलन करते समय घट जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि बाह्य बल जो होते हैं आपका जैसे कर्षण दोलन को रोकता है तथा जो है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं निम्नलिखित घटनाओं में से जो है कौन सी घटना के कारण अनुनाद की स्थिति जो है उत्पन्न होती है? एक में आपका है पुल से गुजरते समय सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना। यह आपका जो है अनुनाद की जो स्थिति उत्पन्न करती है आपका। सेकंड में आपके हैं भूकंपी तरंगों की आवृत्ति का भवन की प्रकृति आवृत्ति से के निकट होना। यह भी आपका जो है सही होगा आपका। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं अनुनाद किसको बोलते हैं। तो याद रखिए, किसी वस्तु द्वारा जो है लगाया गया बाह्य बल आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज में होती है तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत जो है अधिक बढ़ जाता है, और इस घटना को जो है आपका क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। जब सैनिक जो है पुल से गुजरते समय कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की जो है स्वाभाविक नेचुरल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिससे जो है अनुनादी कंपनों के द्वारा पुल के टूटने का खतरा जो है बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब सैनिक जो है पुल से गुजरते समय जो है कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब जो है सैनिकों के कदमों की आवृत्ति जो है पुल की जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है उनके बराबर हो जाती है, जिससे अनुनादी कंपनों के द्वारा जो है पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यदि भूकंप की तरंगों की आवृत्ति भवन की प्राकृतिक आवृत्ति के निकट आ जाती है तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मकान कंपित होकर ध्वस्त हो सकता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है तरंगे एक ऐसा विक्षोभ है
जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के जो है प्रवाह के गति करता है। ये वाले जो है आपका सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड में, तरंगों के द्वारा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। ये आपका जो है गलत है। थर्ड में आपके हैं, जल में उत्पन्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये आपका गलत है। जो आपका जल में उत्पन्न तरंगे होती है वो आपका जो है विद्युत तरंगे नहीं होती है, वो आपका जो है यांत्रिक तरंगे होती है आपका, याद रखिएगा। जो आपके जल में उत्पन्न तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, वो आपका जो है यांत्रिक जो है तरंगे होती है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सही है? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। केवल एक जो है आपका सही है। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं, इनको समझते हैं। तरंग किसी जो है भौतिक माध्यम से उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से जो है आगे बढ़ता है। तरंग किसी जो है भौतिक माध्यम से उत्पन्न एक विक्षोभ है जो कि अपना स्वरूप बिना बदले जो है माध्यम में एक निश्चित चाल से जो है आगे बढ़ता है। कथन 2 और जो है कथन आपका 3 आपका गलत था। तरंगों द्वारा जो है केवल ऊर्जा तथा जो है संवेग का संचरण होता है। तरंगों द्वारा जो है केवल आपका जो है ऊर्जा तथा जो है संवेग का क्या होता है आपका संचरण होता है, द्रव का नहीं। याद रखिएगा हमेशा, तरंगों द्वारा जो है केवल ऊर्जा और जो है संवेग इनका संचरण होता है, द्रव का जो है नहीं होता है। और जो जल में उत्पन्न तरंगे हैं यह आपका जो है यांत्रिक तरंगे होती है। जल में जो उत्पन्न तरंगे होती है वो आपका यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनके संचरण के लिए जो है आपका माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत हो करते हैं आपका, तो ये आपका जो गलत है। अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है माध्यम के कण जो है वो आपका तरंग की दिशा के जो है लंबवत नहीं होगा आपका, ये जो है समांतर जो है गति करता है आपका। क्या होगा? समांतर। याद रखिएगा क्या होता है, समांतर जो है गति करता है। सेकंड में आपके हैं, किसी डोरी के अनुदिश प्रेषित आवर्त तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, यह आपका करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी आपके जो है करेक्ट है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने के लिए जो है माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सही है, तो आपके जो है 2 और 3 आपके जो हैं आपके सही हैं, तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा जो कि आपका दिया गया है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इसका आंसर जो है आपका बी नंबर था आपका। 2 और 3 जो है आपका सही था। किसी डोरी के अनुदिश प्रेषित आवर्त तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में जो है माध्यमों के कण अपनी मध्य स्थितियां पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, अतः इन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ तरंगों में जो है माध्यमों के कण जो होते हैं अपनी मध्य स्थितियां पर जो है तरंग संचरण के जो है लंबवत जो है कंपन करते हैं, अतः इन तरंगों के संचरण हेतु जो है आपका माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। और जो कथन आपका फर्स्ट था वो आपका गलत था, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के जो है आपका समांतर होता है। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कणों का जो है कंपन वो आपके तरंग की जो है संचरण की दिशा के जो है समानांतर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं, निम्न कथनों में से जो है कौन सा कथन असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का सही संचरण संभव है, यह आपका गलत है, क्योंकि वायु में जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण भी हो सकता है, याद रखिएगा। केवल जो है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का संचरण नहीं होता है, यहाँ पर जो है आपका ये गलत है आपका, इनमें जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का भी संचरण हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपके जो है गलत हैं, और यहाँ पे ए बी सी ये तीनों ही आपके सही हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोसों में हो सकता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण सभी प्रत्यास्थ माध्यमों में कराया जाता है। समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का संयोजन होती है। तो यहाँ पे तीनों ही आपके जो है सत्य हैं, इनको याद रखिएगा हमेशा। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इनका संचरण जो है आपका केवल ठोसों में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों का जो है संचरण भी हो सकता है आपका, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण हेतु माध्यम में दृढ़ता का गुण होना आवश्यक है, अतः यह केवल जो है ठोसों में जो है संचरित होती है। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो आपका केवल जो है ठोसों में संचरित होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण सभी जो है माध्यमों जैसे आपका ठोस, द्रव, गैस में हो सकता है। दोनों में अंतर यही है आपका, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो आपका केवल ठोसों में जो है संचरित होता है, लेकिन जो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो आपका सभी माध्यम में जो है आपका संचरण हो सकता है इनका, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस हो गए, इन सभी में हो सकता है, क्योंकि सभी में जो है प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है। समुद्र के जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे तथा जो है जल के अंदर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता भी है। समुद्र के जल की सतह पर उत्पन्न जो तरंग होती है उनको क्या बोला जाता है? तो इनको जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, और जो जल के अंदर उत्पन्न तरंगे होती है उनको जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अतः समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का संयोजन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। चलिए सूची 1 और सूची 2 आपका देखते हैं। सूची 1 में आपका यांत्रिक तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं, और सूची 2 में जो है यांत्रिक तरंगे आपका दिया गया है। चलिए इनका जो है सही मिलान करते हैं, और इनका जो है राइट आंसर क्या है उनको हम लोग देखें। यहाँ पे आपका ए में है, किसी कमानी के एक सिरे को एक और विस्थापित करने पर उस कमानी के किसी एक विभंग ऐंठन की गति आपका क्या होता है आपका? तो ये जो है अनुप्रस्थ होते हैं आपका। ऑप्शन जो है इनका आपका 2 हो जाएगा आपका। और बी में आपके हैं, द्रव से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे वो आपका अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, याद रखिएगा। द्रव से भरे किसी सिलेंडर के में जो है इसके पिस्टन को जो है आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे वो आपका अनुदैर्घ्य होता है आपका। और सी में आपके हैं, जल के पृष्ठ पर चलाई मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे वो आपका जो है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों तरंग होता है यहाँ पे। तो इनका जो है आपका ये हो जाएगा फर्स्ट वाले। तो ए का जो है आपका 2 होगा, और बी का आपका जो है 3 होगा, और सी का जो है आपका 1 होगा। तो 2, 3, 1 आपका जो है ये सही आंसर होगा आपका यहाँ पे। तो याद रखिएगा, किसी कमानी के जो है सिरे को एक और विस्थापित करने पर जो है कमानी के किसी एक विभंग की गति जो है आपका वो अनुप्रस्थ होगा, और द्रव से भरे किसी सिलेंडर में जो है इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग होगा, और जो जल के पृष्ठ पर चलाई गई मोटर बोट द्वारा जो उत्पन्न तरंगे होता है उनमें जो है अनुप्रस्थ और जो है अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे होती है उनमें। चलिए इनका जो है राइट आंसर क्या है उनको हम लोग देखें। इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, 2, 3, 1। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं।
अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं किसी कमानी के एक सिरे को एक और विस्थापित करने पर उसके किसी एक विभंग की गति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें द्रव से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न होती है, क्योंकि माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करते हैं। अनुप्रस्थ तथा जो है अनुदैर्ध्य तरंगें जल के पृष्ठ पर चलाई गई मोटर बोट द्वारा जो है उत्पन्न होती है। जल के पृष्ठ पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है, जबकि जल के अंदर जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंगें जो है उत्पन्न होती है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका जो है वेग कितना होता है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है आपका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है आपका? 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। वे तरंगे जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वह तरंगे जिनके संचरण हेतु जो है माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है उन्हें जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है एक समान होता है। निर्वात में जो है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है आपका? एक समान होता है, याद रखिएगा। और जिसका मान होता है आपका वो आपके 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है आपका, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या आपका? जो आपके सीटी स्कैन होते हैं उनमें जो है आपका एक्सरे जो है प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा। एक्स किरणें जो है उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर होगा। सीटी स्कैन करने में जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें जो है वो आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चिकित्सा में एक्स किरणों को कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह आपका गलत है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए जो है किसी भौतिक माध्यम की जो है आवश्यकता जो है नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा? नहीं होती है। सेकंड में आपके हैं, रेडियो तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ये गलत है आपका। यहाँ पे जो आपकी रेडियो तरंगे होती है ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो ये वाले भी जो है आपके गलत हैं। थर्ड में आपका है, अवरक्त तरंगे घरेलू प्रणालियों जैसे टीवी वीडियो रिकॉर्डर में जो है प्रयोग की जाती है। ये आपका जो है करेक्ट है। याद रखिएगा, जो आपकी अवरक्त तरंगे होती हैं वो आपका घरेलू प्रणालियों में जो है जैसे टीवी आपका हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, इनमें जो है प्रयोग की जाती है। 4 में आपके हैं, सर्प अवरक्त तरंगों को जो है संसूचित कर सकते हैं। ये भी आपके जो है सत्य है। उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। 3 और जो है 4 आपका जो है सही है, तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से समझते हैं। अवरक्त तरंगे उसमें तरंगे भी कहलाती है। जो अवरक्त तरंगे हैं वो आपका जो है उसमें तरंगे भी कहलाती है। ये तरंगे जो हैं तप्त वस्तु तथा जो है अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है तथा इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है। जो आपके अवरक्त तरंगे होती है इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो आपका उच्च होती है। इनका उपयोग जो है वीडियो रिकॉर्डर, टीवी रिमोट आदि में जो है किया जाता है। सर्प जो है यह अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। कथन 1 और 2 जो है आपका गलत है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको जो है आपका
विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है वो आपका, जैसे आपका एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, ये सभी को जो है आपका माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी जो है आपके एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, ये सभी जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, याद रखिएगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इनको याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन से हैं, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे। और जो आपके घरेलू उपयोग में होते हैं, जैसे आपका टीवी रिमोट हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, ये सभी जो है आपके ये अवरक्त तरंगों के जो है एग्जाम्पल हैं आपके। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ में आपके तरंगे हैं और उनकी जो है आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति रेंज दिया गया है, इनको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक में आपके हैं रेडियो तरंगे, इनका जो है आवृत्ति 500 किलो हर्ट्ज से लेके जो है 1000 हर्ट्ज तक आपका जो है इनका आवृत्ति होता है आपका, ये आपके जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं गामा किरणें, जो आपके गामा किरण हैं इनका जो है आवृत्ति जो है प्रास वो आपका 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका, यहाँ पे 14 नहीं होगा आपका, यहाँ पे 8 होगा आपका। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 8 हर्ट्ज से लेके जो है आपका यहाँ पे 5 होगा आपका, 5 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 22 हर्ट्ज तक होता है आपका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 मल्टीप्लाई जो है 10 पावर आपका 8 हर्ट्ज से लेके जो है आपका 5 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 22 हर्ट्ज तक जो है आपका इनका जो है आवृत्ति रेंज होता है आपका गामा किरणों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड में दृश्य प्रकाश तरंगे, जो आपके दृश्य प्रकाश तरंगे होती है इनका जो आपका आवृत्ति होता है वो आपका 4 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 14 हर्ट्ज से लेके जो है आपका 7 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 14 हर्ट्ज होता है, ये आपका जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपके सही सुमेलित हैं आपके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे, 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए इनके जो है व्याख्या को जो है देखते हैं, समझते हैं। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलनों के कारण होता है। इनकी जो है आवृत्ति 500 किलोहर्ट्ज से लेकर जो है 1000 किलोहर्ट्ज तक जो है परिवर्तित होती है। दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में जो है आने वाले तरंगों को दृश्य किरणें जो है कहते हैं, और इनकी आवृत्ति प्रास जो होता है वो आपका 4 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 14 हर्ट्ज से 7 मल्टीप्लाई जो है 7 मल्टीप्लाई इंटू 7 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 14 हर्ट्ज का जो है मध्य होता है। तो याद रखिएगा रेडियो तरंगों का जो कितना होता है आवृत्ति, दृश्य तरंग का कितना होता है आपका, और जो आपके युग्म 2 थे जो सम्मिलित नहीं था आपका, तो याद रखिएगा जो गामा किरण है, गामा किरण का आवृत्ति जो होता है वो आपका 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो 8 हर्ट्ज से 5 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 22 हर्ट्ज के मध्य होता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इनका जो है आवृत्ति प्रास कितना है आपका, इनकी जो है चाल प्रकाश की चाल के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, रेडियो तरंगे, दृश्य क्षेत्र, गामा किरण, इनकी जो आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में आपके हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और सूची 2 में जो है उनका उपयोग है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, जो आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे जो है होता है, और कौन से तरंगे का जो है आपका कहाँ पे यूज होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंग जो है इनका जो है उपयोग आपका पदार्थों को देखने में किया जाता है। यहाँ पे जो है इनका आपका 4 हो जाएगा, एक आपका क्या होगा 4। और जो आपके परावैंगनी तरंगे हैं इनका प्रयोग जो है आपका उपयोग यहाँ पे जो है किया जाता है, कहाँ पे, नेत्र जो है नेत्र शल्य में जो है किया जाता है।
और जो आपके सी में है एक्स किरण, इनका उपयोग जो है कैंसर जो है कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। याद रखिएगा, कैंसर जो है कोशिकाओं को नष्ट करने में इनका जो है उपयोग किया जाता है। वहीं पर जो आपके सूक्ष्म तरंगे हैं, इनका उपयोग जो है आपका वाहनों की गति ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का आपका 4, बी का आपका जो है 3 हो जाएगा, और सी का आपका जो है 1 होगा, और डी का आपका जो है 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 और 1 2 ये आपका सही क्रम है आपका। चलिए देखते हैं इनका जो है राइट आंसर आपका क्या होगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे 4 3 1 2। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। प्रकाश तरंगों या दृश्य तरंगों की सहायता से पदार्थों को जो है देखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रकाश तरंगे या दृश्य तरंगे होती है उनकी सहायता से जो है पदार्थों को देखा जाता है। इनकी आवृत्ति प्रास जो है वो आपका 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 14 हर्ट्ज से 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 14 हर्ट्ज के जो है मध्य में होता है। जो आपका क्या है, दृश्य तरंगे, दृश्य किरणें बोला जाए या प्रकाश तरंगे, दोनों का जो है दोनों सेम ही है आपका। नेक्स्ट आपका है पराबैंगनी तरंगों का उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नेत्र शैली में जो है किया जाता है। इनकी आवृत्ति आपका जो है प्रास कितना होता है आपका 10 टू पावर जो है 14 हर्ट्ज से 10 टू पावर जो है आपका 17 हर्ट्ज के मध्य होता है। नेक्स्ट आपका है एक्स किरणों का उपयोग। इनका उपयोग जो है टूटी हड्डी का जो है पता लगाने, कैंसर कोशिकाओं को जो है नष्ट करने में जो है किया जाता है। इन किरणों की तरंग आवृत्ति जो है वो आपका कितना होता है आपका, तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 16 हर्ट्ज से 3 मल्टीप्लाई जो है 10 टू पावर जो है 21 हर्ट्ज के जो है मध्य होता है। याद रखिएगा एक्स किरणों का जो है आपका तरंग आवृत्ति कितना होता है आपका, तरंग आवृत्ति, तो 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई जो है 10 टू पावर आपका 16 हर्ट्ज से जो है आपका 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 21 हर्ट्ज के मध्य होता है। नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग जो है आपका रडार, तेज गेंदों जैसे जो है टेनिस में सर्व की गई गेंदें या वाहनों की गति ज्ञात करने के उपयोग में जो है लाई जाती है। इसकी आवृत्ति अगर बात करें तो 1 गीगाहर्ट्ज होता है आपका। इनकी आवृत्ति कितना होता है, वो आपका 1 गीगाहर्ट्ज होता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का आवृत्ति प्रास कितना है आपका और इनका उपयोग कहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है आपका माइक्रोवेव ओवन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह आपका जो है यहाँ पे करेक्ट है। माइक्रोवेव ओवन जो है उनमें सूक्ष्म तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। सेकंड में आपके हैं माइक्रोवेव जो है ओवन में केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लाभकारी होता है। ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तनों का भी उपयोग लाभकारी होता है। ये गलत है आपका। अगर माइक्रोवेव ओवन है आपके पास और उनमें जो है धातु के बर्तनों का उपयोग करते हैं तो विद्युत आवेश कारण से जो है आपको करंट जो है लग सकता है, इसीलिए ये लाभकारी नहीं है आपका। तो ये वाले जो है आपके गलत हैं। यहाँ पे लिखा गया है उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है, तो केवल आपका जो है 1 और 2 आपका सही है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं एक बार। माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने हेतु जो है केवल सूक्ष्म तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने हेतु चीनी मिट्टी के जो है बर्तन का उपयोग लाभकारी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन अधिक गर्म नहीं होते तथा जो है खाना अधिक गर्म जो है हो जाता है। कथन 3 आपके गलत हैं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तनों का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे ये विद्युत आवेश के कारण से जो है आपको करंट लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपके हैं
निम्न में से जो है कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका यूकेपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन भी है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे। जो आपके ध्वनि तरंगे हैं यह जो है एक यांत्रिक तरंगे हैं आपका, और जो आपके रेडियो तरंगे हैं, एक्स तरंगे हैं, और जो है प्रकाश तरंगे, ये जो है आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है ये आपके यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु जो है माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, जो यांत्रिक तरंगे हैं उनके जो है संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो आपके रेडियो तरंगे हैं, एक्स तरंगे तथा जो है प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं आपका, और इनके संचरण के लिए जो है माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपके हैं, निम्न में से जो है कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का जो है उदाहरण है? इनमें से कौन जो है आपके अनुदैर्ध्य तरंगों का जो उदाहरण है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है आपका, और ये जो आपके अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। याद रखिएगा, ये जो आपके अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये जो है आपका निर्वात में जो है आपका गमन जो है नहीं कर सकता है आपका। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपके ध्वनि तरंगे जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हैं आपका, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सभी जो है आपके ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एग्जाम्पल है। जो आपके रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें तरंगे हैं आपका, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें, ये सभी जो है आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो है एग्जाम्पल है आपका। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, जबकि जो आपके रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें तथा जो है गामा किरणें, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपके प्रकाश जो तरंगे हैं, ये भी आपके जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। जो प्रकाश तरंगे हैं ये भी आपके क्या हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में आपके हैं, ध्वनि तरंगे वे हैं जो, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे, जो कि ठोस तथा जो है गैस दोनों माध्यमों में जो है चल सकती है। ध्वनि तरंगे वे हैं जो कि आपका ठोस तथा जो है गैस दोनों माध्यमों में जो है चल सकती है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। व्याख्या देखें, ध्वनि तरंगे केवल जो है माध्यम में संचरित हो सकती है, तथा ये जो है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में जो है संचरित होती है। माध्यम में ध्वनि का संचरण संपीड़न तथा जो है विरलन के प्रारूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपके हैं, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है हानिकारक ध्वनि जो है प्रदूषक कहलाती है? जो आपके डेसिबल है आपका स्तर का जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है वो कितने से अधिक होने के बाद जो है आपका हानिकारक जो है ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी होंगे 80 डेसिबल से। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है आपके हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, क्योंकि इससे अधिक प्रबलता की ध्वनि मानव करने के लिए जो है असहज होती है। डेसिबल ध्वनि की जो है प्रबलता का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा कितना, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है हानिकारक है आपका ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में आपके हैं, मानवों में वाक यंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। एक में आपके हैं, बच्चों के वाक तंतु बहुत बड़े होते हैं, यह आपका जो है गलत है। बच्चों का जो है वाक तंतु जो होते हैं वो आपका बहुत जो है छोटा होता है आपका।
याद रखिएगा, बहुत क्या होते हैं आपके, छोटे होते हैं। इसलिए जो है ये आपका एक वाले जो है, फर्स्ट वाला जो है ये गलत है आपका। और सेकंड में आपका है मानव में जो है ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा जो है उत्पन्न होती है। मानव में जो है आपका ध्वनि वो आपका वाक्य यंत्र द्वारा जो है उत्पन्न होती है। ये आपका जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई महिलाओं के वाक तंतुओं से जो है अधिक होती है। यह आपका सत्य है, जिसके कारण जो है महिलाएं वाक ध्वनि उत्पन्न जिसके कारण जो है महिला की वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन जो है आपके थर्ड वाले भी जो सही है आपका। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो 2 और 3 जो है आपका सत्य है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। मानवों में जो है ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई जो है 20 mm होता है आपका, याद रखिएगा। और महिलाओं के वाक तंतुओं की लंबाई जो होती है वो आपका 15 mm से जो है 15 mm से जो है अधिक होती है। इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस कारण जो है महिलाओं की आवाज पुरुषों की आवाज की तुलना में जो है भिन्न या मधुर होती है। कथन आपका जो है एक गलत था आपका, क्योंकि बच्चों का जो है वाक तंतु जो है वह छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा आपका जो असत्य कथन है वो चुनना है यहाँ पे। ए में आपका है जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि जो है प्रबल होती है। ये आपका जो है करेक्ट है। बी में आपके हैं यदि किसी कार्यरत वस्तु की आवृत्ति अधिक है तब उसका जो है तारत्व जो है वो कम होता है। ये जो है आपके गलत है आपका। यदि किसी कार्यरत वस्तु का आवृत्ति अगर अधिक होगा तो उनका जो तारत्व भी जो है आपका क्या होगा, अधिक होगा। इनको आप याद रखिएगा। सी में आपके हैं ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में जो है मापी जाती, ये आपका करेक्ट है। डी में आपका है सामान्यतः महिला की आवाज जो है पुरुष की अपेक्षा अधिक त्वरित तारत्व वाली जो है होती है, ये भी आपका जो है करेक्ट है। तो यहाँ से पूछा गया असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे। ये जो है आपके असत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। किसी ध्वनि का जो है तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है ध्वनि का जो है तारत्व भी जो है आपका बढ़ता जाता है। तथा जब ध्वनि पतली अथवा तीक्ष्ण हो जाती है, याद रखिएगा हमेशा, जैसे जैसे जो है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है ध्वनि का जो है तारत्व जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तथा ध्वनि पतली अथवा तीक्ष्ण हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो था आपका ए सी डी, ये सत्य था तीनों ही आपका। ध्वनि के जो है प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की प्रबलता होता है वो आपका ध्वनि का जो है आयाम पर निर्भर करता है। यदि किसी कंपित वस्तु का आयाम का मान अधिक होता है तो ध्वनि की प्रबलता भी जो है आपका अधिक होती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में जो है मापी जाती है। महिला की आवाज की आवृत्ति पुरुषों की आवाज की आवृत्ति से जो है अधिक होती है, जिस कारण जो है महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा जो है अधिक तारत्व वाली जो है होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में आपके हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने निम्न में से कौन सी उपलब्धियों की खोज की। एक में आपका है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि, यह आपका खोज किया है। आपके सेकंड में है रेडियो टेलीविजन के विकास की नींव, ये भी आपके जो है सही उपलब्धि है इनका। और थर्ड में आपके है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, ये भी आपका जो है सही है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 ये तीनों का जो है खोज करने वाले कौन आपके हैं, वो आपके हैं हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, रेडियो टेलीविजन विकास
प्रकाश विद्युत प्रभाव इनके खोज करने वाले कौन हैं? तो वो आपके हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। चलिए इनके जो है व्याख्या को जो है देखते हैं। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की तथा जो है रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा जो है टेलीविजन की भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की थी। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आपके हैं, एक सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ध्वनि गुणता के कारण जो है किया जाता है दोनों में अंतर। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण जो है किया जा सकता है। ध्वनि का जो है तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व है वह जो है आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व जो है अधिक होता है। याद रखिएगा हमेशा, अधिक जो है आवृत्ति की ध्वनि का जो है तारत्व क्या होगा आपका अधिक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम बढ़ने पर जो है ध्वनि की प्रबलता भी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं ध्वनि का मोटा या पतला होना इसकी जो है तीव्रता द्वारा जो है निर्धारित होता है। यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं ध्वनि की गुणता द्वारा संपन्न तारत्व तथा जो है समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। ये भी आपका जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ये भी आपका जो है सही है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सही है? ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 ये जो तीनों ही जो है आपके यहाँ पे सही है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की जो है तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता के कारण ध्वनि जो है मोटी या पतली सुनाई देती है। याद रखिएगा, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की जो है तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता के कारण जो है ध्वनि मोटी या जो है पतली सुनाई देती है। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर तारत्व एवं जो है समान प्रबलता की दो ध्वनियों में जो है अंतर प्रतीत होती है। नेक्स्ट आपके हैं प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि सुन सकते हैं क्योंकि हमारे कान इसके लिए जो है अधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में आपके हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक में आपका है टोन, एक एकल आवृत्ति की ध्वनि है आपका, यह आपका जो है सही मिलान है आपका। स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, इनको स्वर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की जो तीव्रता कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से युग्म जो है आपका सही है? ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और जो है 3 आपका जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में आपके हैं, जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से जो है किसमें परिवर्तन नहीं होता है? इनका जो राइट यहाँ पे जो है वेग में जो है आपका वेग और तरंग दे रही है, इनका जो है आपका परिवर्तित होता है आपका, और आवृत्ति का नहीं होता है आपका ये वाले। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। केवल थर्ड जो है आपका
इनका जो है परिवर्तन नहीं होता है। अगर ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करे तो यहाँ पर जो है परिवर्तन नहीं होगा, तो वो आपके जो है आवृत्ति है। ऑप्शन आपका जो है बी होगा आपका, केवल थर्ड वाले। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति जो है वो आपका अपरिवर्तित रहती है, जबकि ध्वनि तरंग का जो वेग होता है आपका, वेग तथा जो है तरंग दैर्घ्य, ये जो है आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में आपके हैं, ध्वनि की चाल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, वायु में ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है 331 मीटर पर सेकेंड होती है। यह आपका जो है सही है आपका। और सेकेंड में आपके हैं, द्रवों तथा जो है गैसों की तुलना में ठोसों में जो है ध्वनि की चाल जो है बहुत कम होती है। यह आपका जो है गलत है आपका। द्रवों और जो है गैसों की तुलना में जो है ठोसों में जो है ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा हमेशा। जो आपके ठोस होते हैं उनमें जो है ध्वनि की चाल जो है आपका सर्वाधिक होता है आपका। यहाँ पे सर्वाधिक होगा आपका, कम तो कभी नहीं हो सकता आपका, सर्वाधिक होगा। तो ये वाले जो हैं आपके गलत है आपका। थर्ड में आपका देखते हैं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से जो है अधिक होती है। ये आपका सही है। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रकाश की चाल है वो आपका ध्वनि की चाल से जो है अधिक होती है। प्रकाश की चाल आपका और ध्वनि का चाल का बात करें, ध्वनि के चाल कितने होते हैं आपके 331 जो है आपका मीटर जो है पर सेकेंड होता है आपका। वहीं अगर प्रकाश का चाल का बात करें तो आपका 3 मल्टीप्लाई जो है आपका 10 जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। यह आपका ध्वनि का चाल हो गया और ये हो गया आपका प्रकाश का चाल। तो यहाँ से जो है इनका उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। 1 और 3 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आपके हैं, ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है। यह आपका करेक्ट है। प्रगाती तरंगों शॉक वेव्स से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भी आपके जो हैं सही हैं आपके। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो 1 और 2 दोनों ही आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में जो प्रगाती तरंगें उत्पन्न करता है। इस प्रकार के प्रगाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है तथा जो है इन तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और जो है प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि आपका बूम कहते हैं। प्राध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि में इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यह जो है खिड़कियों के शीशों को जो है आपका जो है तोड़ सकती है। इतना जो है इनमें जो है ध्वनि में ऊर्जा होती है आपका। ये प्राध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि में जो है इतनी मात्रा में जो है ऊर्जा होती है कि वह जो है आपका खिड़कियों के शीशों को भी जो है तोड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में आपके हैं, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और जो है सुनने वाले मध्य कम से कम जो है कितनी दूरी होनी चाहिए? जो आपके स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है परावर्तित सतह और जो है सुनने वाले मध्य में जो है कम से कम जो है कितनी दूरी होनी चाहिए? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं 16.5 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। 16.5 मीटर की जो है दूरी कम से कम होनी चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य जो है कम से कम
आपका 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किसी विस्तृत अथवा बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर पुनः सुने जाने की घटना को आपका प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि परावर्तक श्रोता के पास होता है तो प्रतिध्वनि जो है क्या स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। यदि परावर्तक श्रोता के पास अगर हो तो जो आपकी प्रतिध्वनि होती है वो आपका स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में आपके हैं, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं, सर्दियों के दिनों की तुलना में गर्मियों में जो है ध्वनि की चाल अधिक होती है। कारण आर, ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर जो है बढ़ता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ए और आर जो है दोनों ही आपका सही है, और जो आपके आर हैं यह जो है ए की से स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि जो ध्वनि का वेग होता है वो ताप बढ़ने पर जो है बढ़ता है, जो कि आपका गर्मियों के दोनों दिनों में होता है। आपका याद रखिएगा, गर्मियों के दिनों में जो है ध्वनि की चाल सर्दियों की तुलना में जो है अधिक होता है, इसीलिए जो है आर ए की जो है सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन आपका जो है ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में आपके हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, अनुरणन बारंबार परावर्तन से ध्वनि में अस्थायित्व की एक स्थिति है। यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे जो है ध्वनि का बारंबार परावर्तन ना हो और जो है ध्वनि स्पष्ट जो है सुनी जा सके। यह भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपका है, अनुरणन को जो है फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा जो है पर्दे द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। यह आपका जो है गलत है। अनुरणन को जो है फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा जो है पर्दे द्वारा जो है बढ़ाया नहीं, आपका जो है कम किया जा सकता है। जो आपके फाइबर बोर्ड हैं, खुरदरे प्लास्टर हैं, पर्दे होते हैं, ये सभी जो है आपका अनुरणन को जो है कम करता है आपका, क्योंकि ये जो है सभी आपके जो है ध्वनि के जो है अवशोषक हैं। फोर्थ में आपके हैं, स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की जो है धड़कन जो है सुन सकता है। ये भी आपके जो है करेक्ट हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो 1, 2 और जो है 4 आपका सही है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ध्वनि का यह बार बार परावर्तन जो है जिसके कारण ध्वनि जो है निर्वध होती है, अनुरणन कहलाता है। सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में स्पष्ट जो है पहुंच जाए। स्टेथोस्कोप से जो है रोगी की धड़कन की ध्वनि जो है बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। फाइबर बोर्ड जो होते हैं, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे द्वारा अनुरणन को जो है कम किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी जो है आपके ध्वनि अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में आपके हैं, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। कथन ए में है आपका, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा जो है अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। यह वाले जो है आपके सही हैं। कारण आर में है, दीवारों, छत एवं जो धरातल से ध्वनि जो है परावर्तन हो सकता है। ये भी आपके करेक्ट हैं। और आपके कारण आर जो है यहाँ पे लिखा गया है, दीवारों, छत एवं जो है धरातल से ध्वनि परावर्तन हो सकता है, और ये जो आपके छत दीवार हैं
और वो आपके क्या होते हैं, बड़े गिरजाघर तथा बड़े भवन जो होते हैं वो भी जो है आपका अनुरण का जो है विशेषता है आपका। तो यहाँ पे जो है ए का जो है स्पष्टीकरण कर रहा है आपका आर भी। तो यहाँ से ए और आर जो है दोनों ही सही हैं और जो है आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। उनसे पहले जो है हम लोग इनका व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। बड़े गिरजाघरों तथा जो है भवनों की दीवारें समतल होती है, जिससे जो है ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन रिफ्लेक्शन करती हुई लंबे समय तक जो है बनी रहती है, जिस कारण अनुरणन जो है उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा जो है कुत्ते प्रासर्व ध्वनियों को जो है सुन सकते हैं। ये आपका जो है सही है आपका। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं तथा जो कुत्ते हैं वो आपके प्रासर्व ध्वनियों को जो है सुन सकता है। सेकंड में आपका है व्हेल तथा जो है हाथी अपश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और जो है चमगादड़ ये प्रासर्व ध्वनियाँ जो है उत्पन्न करने में सक्षम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये वाले जो है आपके करेक्ट है। हमेशा याद रखिएगा व्हेल तथा जो है हाथी जो है वो आपका अपश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न करता है, सक्षम है उनमें। और जो डॉल्फिन होते हैं और चमगादड़ ये जो है प्रासर्व्य ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। थर्ड में आपके हैं सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर रेंज जो है लगभग कितना है आपका। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से जो है आपका ये 2000 नहीं होगा, यहाँ जो है 20,000 होगा आपका। हमेशा याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेके जो है आपका 20,000 हर्ट्ज जो है होता है आपका सामान्य मनुष्य के लिए जो है ध्वनि की श्रव्यता जो होती है रेंज, वो आपका 20 हर्ट्ज से लेके जो है 20,000 हर्ट्ज होता है। ये जो है आपका गलत है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके जो हैं सही हैं आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। एक और जो है 2 आपका जो है सही है। नेक्स्ट देखिए आपका इनका जो है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, इनका व्याख्या को समझते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा जो है कुत्ते 25 के हर्ट्ज तक जो है ध्वनि अर्थात प्रासर्व्य ध्वनियों को जो है सुन सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की आयु जो है बढ़ती है, उसके जो है कान उच्च आवृत्तियों के लिए जो है कम सुगराही होते जाते हैं। व्हेल तथा जो है हाथी यह जो है अपश्रव्य ध्वनियाँ इंफ्रासाउंड जो है ये जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा व्हेल तथा जो है हाथी ये आपके जो है अपश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं, जबकि जो डॉल्फिन है आपका चमगादड़ ये प्रासर्व्य ध्वनियाँ जो है उत्पन्न करते हैं। अपश्रव्य ध्वनि की जो है आवृत्ति है वो आपका श्रव्य तरंगों की न्यूनतम आवृत्ति से जो है कम होती है, याद रखिएगा। और जो आपके प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति है वो आपका जो है श्रव्य तरंगों की उच्चतम आवृत्ति से जो है आपका अधिक होती है। और कथन आपका जो है थर्ड गलत था, क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए जो है श्रव्यता परिसर जो है आपका 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 जो है हर्ट्ज होती है। इन सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रासर्व्य ध्वनियों या प्राध्वनियों का जो है अनुप्रयोग है। एक में है आपका ऐसे भागों की सफाई करने में किया जाता है जहां पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। ये आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपके सेकंड में आपके हैं धातु के ब्लॉक में दरारों तथा जो है अन्य दोषों का पता लगाने में जो है किया जाता है। ये भी आपके जो हैं करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जो है इनका जो उपयोग किया जाता है, ये भी आपके जो हैं सत्य हैं। मानव शरीर के जो है आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, ये आपका गलत है। याद रखिएगा मानव शरीर के जो आंतरिक अंगों का जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है इनका उपयोग जो है किया जाता है।
प्रासरव तरंग जो होती है उनका उपयोग जो है मानव शरीर के जो है आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। ये आपका जो है होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है आपके 4 जो है गलत हैं और 1, 2, 3 आपका सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1, 2, 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे 1, 2 और 3। ये इनका जो है अनुप्रयोग है इसमें। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। प्राश्रव्य अल्ट्रासाउंड ध्वनियों के अनुप्रयोग हैं। प्राध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जहां पर पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि जो है यहाँ पर आपका जो है प्राध्वनि का जो है प्रायः जो है उपयोग किया जाता है साफ करने के उपयोग में। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में प्राध्वनि तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण से जो है धूल, चिकनाई तथा जो है गंदगी कण जो है अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। धातु के ब्लॉक में दरारों तथा जो है अन्य दोषों का पता लगाने हेतु धातु के ब्लॉक से प्राध्वनि जो है गुजारा जाता है तथा प्रेषित तरंगों का पता लगाने हेतु संसूचक का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो प्राध्वनि परावर्तित हो जाती है। इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राध्वनि की आवृत्ति जो है आपका उच्च होती है, जिस कारण इनका उपयोग जो है गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जो है किया जाता है। प्राध्वनि की जो है आवृत्ति उच्च होती है, जिस कारण जो है उपयोग जो है इनका गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में जो है तोड़ने के लिए जो है किया जा सकता है इनका उपयोग। कथन आपका जो है 4 गलत था, क्योंकि मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु जो है प्रासरव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए प्राध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है। ये आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जो है जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। ये भी आपके जो हैं करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं केवल पारपाइन मछलियां जो है भोजन के लिए श्रव्य तरंगों का जो है उपयोग कर सकता है। ये गलत है आपका। केवल जो है आपका पारपाइन मछलियां नहीं है, अन्य जीव भी हैं, जैसे आपका डॉल्फिन है, कछुआ है। ये सभी भी जो है आपका भोजन की खोज के लिए जो है प्राध्वनि तरंगों का जो उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, प्राध्वनि जो है तरंग, इनका उपयोग आपका जो है कौन कौन करता है आपका, एक आपके डॉल्फिन है, डॉल्फिन हो गया आपका, डॉल्फिन हो गया आपका, कछुआ हो गया आपका। ये सभी भी जो है आपका प्राध्वनि जो है तरंगों का उपयोग करता है आपका भोजन की खोज के लिए। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो है आपका गलत है। इनका जो राइट आंसर है उनको देखते हैं हम लोग। इनमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 जो है आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय प्राध्वनि तरंगें जो है उत्सर्जित करता है, जो कि अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परावर्तित स्पंदों की सहायता से चमगादड़ यह ज्ञात कर पाता है कि अवरोध या कीट कहाँ है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जो है जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों आदि की जानकारी के लिए जो है किया जाता है। कथन आपका 3 जो है आपका असत्य है, क्योंकि अन्य जीव भी जैसे आपका डॉल्फिन हो गया, कछुआ आदि भी जो है भोजन की खोज के लिए प्राध्वनि तरंगों का जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर आपका 42 में आपके क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, पराध्वनि सूचक यंत्र द्वारा जो है मानव शरीर के जो है आंतरिक अंग, यकृत, गुर्दे इत्यादि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी तथा जो है अल्ट्रासोनोग्राफी में जो है पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। ये भी आपके जो है सत्य हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उपरोक्त में कौन से कथन आपका सही है? ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा, 1 और 2। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के जो है आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपके पराध्वनि संसूचक हैं, यह यंत्र से जो है पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके जो है आपका मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है काम में लाया जाता है। इस जो है संसूचक से रोगी के अंगों जैसे आपके यकृत हो गए, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रतिबिंबों को जो है मॉनिटर पर जो है प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर जो है मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को जो है अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी या आपके जो है अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इकोकार्डियोग्राफी तथा जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, इनमें जो है आपका पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग जो है गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा जो है उसके जन्मजात दोषों तथा जो है उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का जो पता लगाने में जो है किया जाता है। पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग आपके हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को जो है इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। याद रखिएगा, पराध्वनि तरंगों को जो है हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? आपका इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में आपके क्वेश्चन है, मानव कान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, कर्ण पल्लव परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है आपका। यह आपका जो है सत्य है आपका। सेकंड में आपके हैं, आंतरिक कर्ण में कर्णावत दाब परिवर्तनों को जो है विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ये भी आपके करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं, कान में मुग्धरक हड्डी कंपनों को जो है घटा देती है। ये आपका गलत है। और यहाँ पे लिखा हुआ आपका उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है? तो केवल आपका 1, 2 सही है। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम अच्छे से समझते हैं। कर्ण पल्लव, कर्ण का जो है बाहरी भाग होता है। यह परिवेश से ध्वनि को जो एकत्र करता है आपका। याद रखिएगा, जो कर्ण पल्लव होता है यह कर्ण का जो है बाहरी भाग होता है। यह परिवेश से ध्वनि को जो है एकत्र करता है। आंतरिक कर्ण में घुमावदार नालिका होता है आपका, जिसे कर्णावृत्त कहते हैं। इस कर्णावृत्त द्वारा जो है दाब परिवर्तनों को जो है विद्युत संकेतों में परावर्तित करके श्रवण तंत्रिका द्वारा जो है मस्तिष्क को जो है भेजा जाता है। थर्ड में आपका जो है ये कथन थर्ड गलत था आपका, क्योंकि मध्य कर्ण में जो है 3 हड्डियां मुद्रक, निहाई तथा जो है वलयक विद्यमान होती है। याद रखिएगा, मध्य कर्ण में जो है आपका 3 हड्डियां होती है आपका। एक होता है आपका मुद्रक, एक होता है आपका निहाई तथा जो एक होते हैं आपका वलयक। यह हड्डियां जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा कर्ण पटह के कंपनों को जो है 1 गुना बढ़ा देती है। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में आपके हैं, अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। एक में आपके हैं, खुले पाइप में तनी हुई डोरी में। तो यहाँ पे दोनों में ही होता है आपका। उपयुक्त में से कौन से विकल्प सत्य हैं? तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका राइट आंसर होगा, 1 और 2।
चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से देखते हैं। अप्रगामी जो है तरंगे खुले पाइप तथा जो है तनी हुई डोरी में उत्पन्न होती है, जो कि दो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से बनती है। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, जो कि दो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होती है। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप, आईएएस का क्वेश्चन आपका है, जो कि एनसीईआरटी बुक आपका बेसिक बुक का है। फर्स्ट में आपके हैं, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। यह आपका जो गलत है। कम लंबाई की बांसुरी से जो है आपका निम्न आवृत्ति नहीं होगा। आप यहाँ पे जो है उच्च आवृत्ति होगा आपका। क्या होगा आपका? उच्च आवृत्ति की तरंगें जो है उत्पन्न होती है। सेकंड में आपके हैं, ध्वनि जो है आपका शैलों ठोसों में जो है केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में जो है प्रगामी होता है। यह गलत है आपका। जो ध्वनि होता है आपका वो ठोस में जो है अनुप्रस्थ और जो है अनुदैर्ध्य, यह आपका दोनों तरंगों के रूप में जो है प्रगामी होता है आपका। जो आपके अनुदैर्ध्य हैं और जो आपके एक होते हैं अनुप्रस्थ, इन दोनों के जो है प्रत्यस्थ तरंगों के रूप में जो है यह प्रगामी होता है आपका। तो यहाँ से जो है उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सही है? तो ना तो एक है सही है आपका, ना तो दो। ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। बांसुरी से उत्पन्न किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्ध्य अर्थात लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से जो है आपका उच्च आवृत्ति की तरंगें जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका देखें, आपका यहाँ पे ठोसों में जो है ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तथा जो है अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के रूप में जो है प्रगामी होती है, जबकि जो आपके तरल होते हैं उनमें जो है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में जो है प्रगामी होती है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठोस में जो है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों तरंग होता है आपका, और तरल में जो है केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है आपका। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में आपके हैं, जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी जो है तीव्रता होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उनको जो है आपका विस्पंद कहते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में जो है गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी तीव्रता माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर जो है एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव की घटना को जो है विस्पंदन कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 47 में आपके हैं, और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है। डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। जो आपके डॉपलर प्रभाव हैं उनके उपयोग के संदर्भ में जो है आप यहाँ पे कथन दिए गए हैं। चलिए उनको देखते हैं आपका। सेना, औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में जो है पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है इनका उपयोग। यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सेकंड में आपके हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परावर्तित तरंगें प्राप्त करके जो है इनकी आवृत्ति ज्ञात करने में जो है किया जाता है। ये भी आपका जो है डॉपलर प्रभाव का जो उपयोग है आपका। थर्ड में आपके हैं, तारों का वेग मापने के लिए जो किया जाता है। ये भी आपका जो है करेक्ट है आपका। और फोर में आपके हैं, तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए जो है किया जाता है। ये आपका गलत है। तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए जो है आपका वीन के विस्थापन का जो है उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, वीन के जो है विस्थापन का जो है आपका विस्थापन के नियम का जो है प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा।
वीन के जो है विस्थापन के नियम का जो है प्रयोग किया जाता है तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए। तो ये वाले जो है गलत है आपके। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो चलिए इनको हम नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं आपका पहले। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका। 1, 2 और जो है 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इनकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं हम लोग। गतिमान पिंडों की आवृत्तियों में डॉपलर प्रभाव के कारण आने वाले अंतर का उपयोग सेना, औषधि विज्ञान, खगोलीय तारे और अन्य खगोलीय जो है पिंडों का अध्ययन करने की एक शाखा जैसे विविध क्षेत्रों में जो है पिंडों का वेग मापने के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग जो है पुलिस यह जांचने के लिए भी करती है कि कोई गाड़ी गति सीमा से अधिक गति से तो नहीं चलाई जा रही है। ज्ञात आवृत्ति की ध्वनि या विद्युत चुंबकीय तरंगों को गतिमान पिंड की ओर जो है भेजा जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो है पिंड द्वारा परावर्तित तरंगें प्राप्त करके जो है इनकी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। इन दो आवृत्तियों का अंतर डॉपलर प्रभाव कहलाता है। और कथन आपके जो 4 थे वो आपका सत्य था, क्योंकि प्रकाश का ताप मापने के लिए जो है आपका वीन के जो है विस्थापन का नियम का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इन सबको याद रखिएगा। जो मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो है पिंड द्वारा परावर्तित तरंगे जो है प्राप्त करके जो है इनकी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। इन दो आवृत्तियों का अंतर जो है आपका डॉपलर प्रभाव जो है कहलाता है। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है प्रकाश का ताप मापने के लिए जो है वीन के विस्थापन नियम का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके। और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइए कमेंट में। और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने पढ़ाई को जो बेहतर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।